चलिए शांत रहिए। चलो तो ए लड़की शांत। आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी उसको पढ़ने वाले हैं। ये कम से कम 5-6 क्लास तुमको चलेगा। ठीक, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब पहले समझो। सत्ता मतलब है पावर, ठीक। साझेदारी मतलब एक तरह समझो उसमें हिस्सेदारी। लोकतंत्र में नियम होता है कि ये जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा शासन व्यवस्था है। तो इसमें प्रयास किया जाता है कि लगभग सभी लोगों को सत्ता में साझेदार बनाया जाए। कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से बनाया जाता है और कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टी है राजनीतिक, कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है, केंद्र में देखो तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर तुमको कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये सब हैं जो प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी करते हैं। ठीक, अपने राज्य में भी आ जाओ तो कई सारी पार्टियां हैं, ठीक, जो प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में साझेदार बनते हैं। जैसे छात्रों का एक संगठन हो जाए, वो क्या करता है, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है लेकिन वो राजनीति को प्रभावित करता है। किसानों का संगठन हो जाए तो वो राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक, एक अगर किसान का संगठन किसी चीज की मांग कर रहा है, सरकार उसकी बात अगर न सुने तो अगले चुनाव में सरकार को गिरा सकती। ठीक, तो इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में वो सत्ता की साझेदारी करता है। हम लोग को पूरा यही पढ़ना है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों हमें करना चाहिए। अगर हम सत्ता में साझेदार ना बनाए यानी बाकियों को हिस्सेदार ना बनाए तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके क्या परिणाम होंगे, वही सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें अपने देश का भी देखेंगे, केस स्टडी होगा, और अलग अलग देश को भी देखेंगे कि कैसे वहां पे लोकतंत्र में सत्ता में साझेदार बनाने से क्या फायदे हुए और नहीं बनाने से क्या नुकसान हुए। यही तुमको पूरा चैप्टर में पढ़ने वाला है। चैप्टर को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कुछ हम काटे इसमें नहीं, एकदम किताब का तुम्हारा फोटोकॉपी यहाँ पे है। देखो पहले जैसा कि हम क्या करते हैं, क्लास शुरू होने से पहले तुम लोगों को उस चैप्टर के यानी उस सब्जेक्ट के बारे में लिखवाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है। हमको लगा कि हम लिख के पीडीएफ में रखे हुए हैं, लेकिन देखे रात 11 बजे तक न लिखे, फिर हम ना लिखे। लेकिन तुमको बता देते हैं शॉर्ट में, बस इतने याद रखना। सब में तो ये बताए हुए कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, बस यहाँ यही याद रखना, क्योंकि राजनीति का कोई एक डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग राजनीति के जो भी विद्वान हैं उन लोगों ने राजनीति को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, तो कोई सर्वमान्य एक परिभाषा नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी तुमको अगर कोई पूछे कि राजनीति किसे कहते हैं तो तुम बता सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के वह शाखा जिसमें हम शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं ना, वही तुमको राजनीति विज्ञान है। ठीक, तो जब भी राजनीति विज्ञान के तुमसे पूछा जाए परिभाषा तो बस शासन व्यवस्था याद रखना। जहां शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रही या पढ़ रहा है वही है तुमको राजनीति विज्ञान। राजनीति के पिता के बारे में पूछे कि राजनीतिक विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। ठीक, अरस्तु तुम लोगों को जीव विज्ञान में भी मिलेगा, जीव विज्ञान के पिता उसको कहा जाता है। तो अरस्तु को, जो कि सिकंदर के गुरु भी था, सिकंदर महान के, तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान के पिता कहते हैं। राजनीति विज्ञान के लिए समझ गया डेफिनेशन क्या बोलना है, जिसमें हम शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं वही तुमको राजनीति विज्ञान है। ठीक, अब आगे देखो, हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं, तो देखो सबसे पहले चले जाओ 9th क्लास में, जो पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे, तो वहां हम लोगों ने लोकतंत्र के स्वरूप के बारे में पढ़े थे। लोकतंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोकतंत्र हैं जो पूरे तरह से संवैधानिक लोकतंत्र था,
कुछ ऐसा भी था जो पूरे तरह से लोकतंत्र न है लेकिन लोकतंत्र के होने के दावा करता है। लोकतंत्र के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है, लोकतंत्र में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, उन सबकी हम वहां पे बात किए थे। लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र के कमी, हर तरह की चीजों को पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक, तो इसका जानकारी तो हम लोग ले लिए थे और ये भी जानने का वहां पे प्रयास किए थे, ये भी वहां पे पढ़े थे कि पूरे विश्व में देखो तो कैसे लोकतंत्र का विकास हुआ है, ये भी हम लोग पढ़े थे। कैसे आज दुनिया के लगभग हर कंट्री अपने आप को अगर नहीं भी है तो कहता है कि हम लोकतांत्रिक हैं, और जो नहीं है वो लोकतांत्रिक बनने का प्रयास करता है। कई जगह हम ये भी देखे कि लोकतंत्र था, सब 9th क्लास के बता रहे हैं, लोकतंत्र था लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया, सैनिक तख्ता पलट हो गया और बाद में लोगों ने संघर्ष करके वहां पे फिर से लोकतंत्र के स्थापना किया था। हम लोग म्यांमार की कहानी पढ़े थे कि आंग सान सू की कैसे लोकतंत्र के स्थापना के लिए संघर्ष करते रही। ठीक, अपने पूरे जीवन संघर्ष कर रही है। ठीक, पूरे पीछे को उनका पूरा जीवन देखो तो चल गया कहाँ, लोकतंत्र, म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना करने में। तो पूरा वो कहानी को पढ़े थे, तो ये भी देख लिए थे। इस क्लास में यानी 10th में हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे कि समझेंगे यहाँ पर कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व के तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। यानी कि ये द्वंद्व मतलब समझ में नहीं आया होगा, ठीक, अंतर्निहित ना समझ में आया होगा, और उसके बाद तुमको सामाजिक विषमता भी हमको लगता है समझ में नहीं आया होगा। सामाजिक विषमता मतलब है समाज में सब एक जैसा नहीं है और कभी ये हो भी नहीं सकता है। जहां समाज है वहां पे विषमता होगा। विषमता मतलब एक दूसरे से अलग, भिन्न, ठीक, तो होगा। तो ऐसे लोग होते हैं, समाज जो है विषमता से भरा हुआ यानी कि विभिन्नता से भरा हुआ है, और विभिन्नता के कारण ही लोगों के बीच टकराव होता है। द्वंद्व मतलब एक तरह से टकराव होना, ठीक, आपसी टकराव होना। तो ये टकराव भी होता है किसी भी चीज को लेकर के, जाति को लेकर के हो सकता है, धर्म को लेकर के हो सकता है, लिंग को लेकर के हो सकता है, रंग रूप को लेकर के हो सकता है, अमीरी गरीबी, कोई भी चीज को लेकर, क्योंकि समाज में सब एक समान तो नहीं हो सकता है। और फिर इसी बात को लेकर के उनमें क्या होता है, द्वंद्व होता है। ठीक, तो ये चीज उसी में निहित होता है, मतलब उसमें तुमको देखने को ये चीज मिल जाएगा। जाति और सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये भी हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर में, कि कैसे जो भी देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है वहां पे जाति कैसे उसको प्रभावित कर देता है, कैसे उस पर अपना प्रभाव डालता है। और हमने के देश में इसको समझने के लिए तो और बेहतर हो जाएगा, जाति और धर्म। सांप्रदायिकता मतलब समझ जाओ यहाँ पे धर्म की बात हो रही है, ठीक। तो कैसे जाति और धर्म लोकतंत्र को प्रभावित करती है उसको भी जानेंगे। लिंग भेद के आधार पर जो लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है इसको भी देखेंगे। लिंग के आधार पे भी जो महिला पुरुष करके जो ये लैंगिक विभेद है जो कि एक प्राकृतिक चीज है, इसके कारण भी लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है उसको भी हम इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। इसके बाद आगे हम ये भी देखेंगे, ये सब चीज की जरूरत ना था लेकिन लिखल है, समझ जाओ काका हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र कैसे समाज में जितने भी विभिन्नताएं हैं, जितने भी अंतर है, जितना भी असमानता है, उन सब में कैसे तालमेल बैठाता है और कैसे शासन व्यवस्था बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास करता है। लोकतंत्र में कैसे होता है, लोकतंत्र का काम ही होता है जो आपसी मतभेद है उन सब को खत्म करके अलग अलग वर्ग के बीच जो टकराव है, कई सारी चीजों का है, यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन चीज मुख्य रूप से है जिसके वजह से खास करके हम लोग के देश में लोकतंत्र प्रभावित होता है। दूसरे देश का भी देखेंगे तो उन लोगों में, उन सभी में कैसे लोकतंत्र आपसी मेल करवाता है। सामंजस्य मतलब समझ जाना कि उनमें आपसी मेल कैसे बैठाता है, वो टकरावों को कम कैसे करता है, ये भी हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक। और उसी को पढ़ते हुए आगे हम जब बढ़ेंगे तो फिर सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। एक होता है सामाजिक विभेद, एक होता है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता समाज के लिए ठीक है, वो तो रहेगा ही, वो होना है, वो प्राकृतिक है, वो होगा ही होगा, ठीक। यहाँ पे है तो क्या तू सब लोग एक जैसा है, सब अलग अलग है, ठीक, तो ये तो विभिन्नता हो गई।
अब होता है विभेद। जब तुमको लगने लगे कि हम सबसे बेहतर हैं, उसको लगने लगे कि हम सबसे खराब हैं, तो फिर तुम दोनों के बीच एक खाई बनेगा। ऐसे कई सारे वर्ग होंगे, जिसे पढ़ने में मान लो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पढ़ने में अच्छा होंगे, तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा कि हम लोग पढ़ने में तेज हैं। जो कमजोर है उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। अब फिर कमजोर वाले अपने आप को समझने लगेंगे कि हम इससे अलग हैं, तेज वाले समझने लगेंगे कि हम इससे अलग हैं, फिर दोनों के बीच एक खाई बनेगा और वहां से दोनों के बीच टकराव होगा और वहां से जो विभिन्नता था वो किस चीज में बदल जाएगा? विभेद में बदल जाएगा। तो कैसे सामाजिक विभिन्नता विभेद में बदल जाता है या अलग अलग रूप कैसे धारण करता है, उस सबको भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि इस चीज को लोकतांत्रिक राजनीति कैसे प्रभावित करता है एक दूसरे को, वो भी हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे समझने का। फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, पूरा हम बता रहे हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो मुख्य रूप से 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे जो लोकतंत्र को बहुत प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है। वो 3 चीज कौन है? जाति, धर्म और लिंग। इन तीनों चीजों को भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये कैसे समाज में विभिन्नता को विभेद में बदल देता है, कैसे समाज में विषमता लाता है, इसको भी जानेंगे। ठीक, और अपना देश में भी इसको समझेंगे। फिर देखेंगे कि राजनीति में भी इसकी क्या भूमिका होती है। इन तीनों का राजनीति में बहुत बड़ा भूमिका है, तो उस भूमिका को भी हम लोग जानने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक, अब देखो आते हैं लोकतंत्र में। थोड़ा सा पीछे भी क्लास में पढ़े और आगे भी हम लोग इस चैप्टर में इसी सब्जेक्ट में आगे भी पढ़ना है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन ये परिभाषा दी है, ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को पूछता है द MBBI क्वेश्चन। यानी कि लोकतंत्र में केंद्र बिंदु कौन है, किसके लिए सारे काम हो रही है? जनता के लिए। जनता ही करने वाला और जनता ही करवाने वाला भी। बनाया कौन? जनता। बना कौन? जनता। बना किसके लिए? जनता के लिए। यानी केंद्र में कौन है? जनता है, लोग है। ठीक, तो लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। जो भी कार्य किए जाते हैं किसके लिए? लोगों के लिए, जनता के लिए। ठीक, तो एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें सारे काम किसके लिए किया जाता है? लोगों के लिए, जनता के लिए काम किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे लोकतंत्र की एक चीज और है कि यहाँ पे जनता खुद शासन नहीं करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मात्र एक ही देश में है, स्विट्जरलैंड में। बाकी जगहों पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हाँ मैया भारत में भी ग्रामीण स्तर पर थोड़ा सा देखो, जैसे ग्राम सभा हमने कहा, पंचायती व्यवस्था, वहां पे लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल जाता है। लेकिन मुख्य रूप से भारत में भी क्या चीज है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हुआ कि शासन व्यवस्था में हम खुद शामिल नहीं होते हैं। किसको भेजते हैं? हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। कोई भी नियम कानून देश में बनाना हो तो क्या हमारे देश के 140 करोड़ जनता साथ बैठ के बनाती है उसको? कौन बना रहा है? हम 140 करोड़ जनता केंद्र में सांसद चुने हैं अपना, फिर वो लोग सरकार बनाए। सरकार बनने का एक अलग प्रक्रिया है, पूरा 8th 9th में सब पढ़ लिए हैं कैसे बनता है, यहाँ विधानसभा में कैसे बनता है, लोकसभा में कैसे बनता है। और वो जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए शासन व्यवस्था बनाते हैं, वो हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। मेरे देश में क्या करना है हम नहीं डिसाइड करते हैं, हमारा प्रतिनिधि करता है और प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं। तो वो जो भी काम करेगा वो हमारे पक्ष में रह के करेगा कि उससे हम लोगों के जीवन में बेहतर होना, कि उससे कोई नुकसान दे हो। ये एक जनता के प्रतिनिधि का वहां पे कर्तव्य होता है कि आपको जनता के लिए ही काम करना है। ठीक, रिकॉर्डिंग चालू है, थोड़ा देखिए वो आगे देखो। ठीक, यहाँ पे लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होता है, क्योंकि उसको चुना कौन? जनता। तो जो जनता मांग करेगी वो देना होगा। अब जनता मतलब ही ना कि हम अलग मांग करें वो अलग मांगता, तो सरकार कंफ्यूज हो जाएगा। इसको एक परिवार में समझना, जब ना समझ में आए तो अपने घर के परिवार में समझना। घर में मम्मी पापा है ना, मान लो 4 गो 5 गो भाई बहन है, सब कोई अलग अलग डिमांड करेगा कि आज हमको ये खाना है, वो कहेगा कि हम ये खाएंगे, वो कहेगा हम ये खाएंगे, तो क्या खाना बन पाएगा? एक शादी को ले लो, कोई भी चीज, तो क्या वो पॉसिबल चीज है? तो जनता मतलब कि एक जनसंख्या होनी चाहिए अच्छा खासा जिसकी वो मांग हो। ठीक, जैसे अभी हम लोग को बीपीएससी छात्र आंदोलन चल रहा है,
तो एक अच्छा खासा बिहार का जनसंख्या उससे जुड़ा हुआ है, तो वहां पे उसकी बातों को सुना जाएगा। हम अकेले मांग करेंगे तो वो बात को नहीं सुना जाएगा। सुनना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उतना वैल्यू हमको नहीं दिया जाएगा। लेकिन वही एक संगठन में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की मांग हो गई, तब उस पर ध्यान दिया जाएगा। क्या फैसला होगा ना होगा वो अलग चीज है, लेकिन वहां पे अब जनता की बात हो रही है और सरकार को वहां पे दायित्व होता है कि वो समझे कि उसकी मांग क्या है, जनता क्या मांग करे, क्योंकि जनता उसी के लिए आपको चुनी है। क्या उसके लिए बेहतर है नहीं है वो डिसाइड कीजिए। ठीक, तो जनता के हित में काम करता है। सब यहाँ पे सबसे बड़ा महत्व किसका होता है? जनता की इच्छा की, कि उसकी क्या इच्छा है। ठीक, इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद से प्रभावित होता है। तो जो ये आपसी जो टकराव है जनता के भलाई के लिए काम करेगा। ठीक, मान लो यहाँ पे एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप उधर है, लड़का लड़की ग्रुप बांट दो, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती है। ठीक, और तुम दोनों ग्रुप मिलकर के हमको चुना कि हमको जो भी आवश्यकता होगा वो आप पूर्ति कीजिएगा। हमारे पास संसाधन उतना ही है, एक लिमिट रूप में है। अब उसमें तुम्हारा अलग मांग है, उसका अलग मांग है, तो मेरे पास एक समस्या आ जाएगा। ठीक, अगर हम उसको दे दिए तो तुमको खराब लगेगा, उससे टकराव हो जाएगा। अगर तुमको दे दिए तो उसको खराब लगेगा, उससे टकराव हो जाएगा। तो मेरा काम ये रहेगा कि हम कुछ इस प्रकार से योजना बनाएं कि तुम दोनों को मिले, तुम दोनों संतुष्ट हो, तुम दोनों के बीच कोई टकराव ना हो। तो लोकतंत्र में यही होता है, लोकतंत्र का यही खासियत है कि समाज में जो भी द्वंद्व होता है, जो भी आपसी टकराव होने की संभावना है, उन सभी को लोकतंत्र क्या करता है? खत्म करने का प्रयास करता है। कई बार इससे लोकतंत्र प्रभावित भी होता है। जैसे हम लोग के देश में जाति के नाम पर कितना राजनीति होता है। ठीक, प्रभावित करता है लोकतंत्र को। कहीं भी लोकतंत्र के सिद्धांत कहीं गया, जात के नाम पर सरकार बन रहा है, धर्म के नाम पे बन रहा है, क्षेत्र के नाम पर बन रहा है, तो उससे लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है। अब जब मान लो हम सरकार को चुनेंगे जात के नाम पर, तो सीधी सी बात है सरकार पे दबाव रहेगा हमेशा कि सिर्फ एक विशेष जाति के लिए वो काम करे, बाकी के लिए करेगा तो उसके जाति के जो लोग उसको सरकार में भेजे वही उसके खिलाफ हो जाएंगे, आपसी टकराव हो जाएगा। अगर खाली एक जाति के लिए विशेष रूप से सरकार काम करेगी तो दूसरा जाति वाला उसके खिलाफ हो जाएगा, फिर समाज में टकराव हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, लोकतंत्र भी प्रभावित होने लगता है। ठीक, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे घटना को भी समझेंगे, देखेंगे और उसके आधार पे भी समझेंगे। देखो हुआ क्या, 1961 की बात है। महाराष्ट्र में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, यानी 100 में से 34 में यहाँ पे क्या था। ठीक, यानी कि 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या, पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो जैसे हम लोग को बिहार बड़ा है उसे क्या होगा, महाराष्ट्र भी बड़ा होगा क्षेत्र। ठीक, और जैसे हम लोग को पटना है वैसे ही मुंबई है। मुंबई में मराठियों की संख्या कितना है, 34%। और 2001 में ये बढ़ के कितना हो गया, 57%, इससे भी ऊपर चला गया। अब इससे देखो ये जनसंख्या बढ़ा कैसे, तब बढ़ने का कारण है कि मुंबई शुरू से एक वित्तीय राजधानी रही है। एक VVI क्वेश्चन तुमको यही है, भारत के वित्तीय राजधानी, वित्तीय मतलब पैसा से संबंधित, किसको कहा जाता है, मुंबई को। ठीक, मुंबई में रोजगार की संभावना ज्यादा रही शुरुआत से ही। तो लोग देश के अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे दक्षिण भारत से भी, चाहे चेन्नई हो, बेंगलुरु, ये सब तो बाद में आया, पहले कहानी को समझो तब इसको बताते हैं। तो देश के अलग अलग हिस्से से लोग रोजगार के तलाश में कहां जा रहे हैं, मुंबई। तो देखते देखते वहां की जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ी तो पूरा दबाव किसके ऊपर है, जनसंख्या को हैंडल करना, वहां की सरकार के ऊपर। लेकिन वहां की सरकार को एक तरह से देखो तो वो अपने राज्य के लोगों के लिए योजना बनाएगा, दूसरे राज्य के लोग भी वहां पे हैं। अब भारत एक संघों का राज्य है, उसका अलग संविधान है कि भारत में कोई व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, रह सकता है, रोजगार वगैरह सब कर सकता है, तो उस आधार पे तो वहां गया। ठीक, लेकिन बताओ कि इतना जनसंख्या जब वहां पे भर जाएगा तो वहां के सरकार उसको कैसे हैंडल करेगी, कुछ कई सारी समस्या आएंगी। उसके पास साधन कम है, लोग ज्यादा हो गए। ठीक, जैसे मान लो तेरे घर में है कि हम पापा हमारे 4 भाई हैं, हम किसी के घर में भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, और पूरा सब एक ही चाचा के घर चले जाओ और वहीं पे अस्थाई खाओ, तो क्या तुम्हारे चाचा उसकी पूर्ति कर पाएंगे?
उनको कई सारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, वो इस चीज का विरोध करेंगे, वो वही गया था। लेकिन ये जो लोग जा रहे थे उसमें हम लोग का एक अलग कहानी पढ़ना है। पहले पढ़ो कि हर जगह से आता था, लेकिन समय के साथ यहाँ पे दक्षिण भारत में जो चेन्नई है, बंगलुरु है, हैदराबाद है, इन सब शहरों का विकास हो गया। तो दक्षिण भारत के जो लोग थे उनको रोजगार के तलाश में मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं रही, उनको यहीं पे रोजगार मिल जा रहा था। फिर भी यहां से तो लोग जाना कम हुए, लेकिन मुंबई में आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो रही थी, इस क्षेत्र से कम लोग आ रहे थे। ठीक, गुजरात के भी देखो तो यहाँ पे सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा जैसे शहर हैं जो विकसित हो गए थे, और इसके कारण गुजरात के जो लोग हैं वो नहीं आ रहे थे, लेकिन और कुछ लोग आ रहे थे। कौन आ रहे थे? अब आने वाले जो लोग थे वो थे हिंदी भाषी लोग, यानी हमारे तरफ के लोग, क्योंकि यहाँ पे तो उतना विकास हुआ नहीं और इन लोगों को रोजगार के तलाश में दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी रहती है। तो जो हिंदी भाषी लोग थे, खास करके यहाँ पे देखो तो जो यूपी बिहार के लोग थे वो लोग अभी भी रोजगार के तलाश में वहां जाते हैं। अब वहां जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में ये पाया कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, यानी कि वहां पे जो भी उत्पादन का काम हो रहा है, जो भी फैक्ट्रियां वगैरह चल रही है, उसमें से 100 में से 50 गो 49 गो जो व्यक्ति है वो दूसरे राज्य का है। वहां महाराष्ट्र के वो नहीं है, मुंबई का वो नहीं है, प्रवासी है, यानी दूसरे राज्य से आकर के यहाँ पे काम कर रहा है। ये किसका डाटा है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है वो ये डेटा देखता है कि 100 में से 49 व्यक्ति प्रवासी यानी दूसरे राज्यों से यहाँ पे आया हुआ है काम के लिए। ठीक, उसके बाद एक चीज और हो गया था, जब ये लोग वहां पे गए, मान लो हम लोग के राज्य से जो लोग वहां जा रहे हैं, तो उनको जो मजदूर की आवश्यकता है तो कंपनी को पूरा हो गया। जब मजदूर को मजदूर करें, कंपनी को जब मजदूर की आवश्यकता पूर्ति नहीं होता है तो क्या करता है? वेतन में वृद्धि करता है ताकि मजदूर हमको मिले। मजदूर कम है या काम ज्यादा है तो मजदूर हम नहीं करेंगे, वेतन बढ़ेगा तो करेंगे, उसको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे काम कम है, मजदूर ज्यादा है, तब क्या होगा? दाम गिर जाएगा। कम दाम में भी करने के लिए लोग तैयार है, तो वो क्यों वहां पे वेतन क्यों बढ़ाएगा तुम्हारा? यही समस्या हो गया। जो भी वहां पे मराठी लोग थे, क्योंकि वो वहीं के हैं, जो भी सफेद पोष मतलब समझ लो जो अमीर लोग हैं वहीं के थे, और उनका वहां पे बोलबाला है, उनको कई तरह के वहां पे सुविधाएं मिली हुई है। ठीक, उनका वर्चस्व वहां पे। और ये लोग जो गरीब हिंदी भाषी लोग हैं, जो उनको क्या करते हैं? दूर दूर आते रहते हैं, उनका बेइज्जती करते रहते हैं। जो भी हिंदी भाषा बोलने यानी कि जो भी यूपी बिहार के लोग गए उनको क्या करते रहता है? ये लोग दुर्व्यवहार करता है उसके साथ, हमेशा उसको इंसल्ट करता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक बंगाल के लड़की बिहार को ऐसा भद्दा भद्दा गाली दी, इतना भद्दा भद्दा, यहां तक वो बोल दी कि बिहार को भारत राज्य से, भारत देश से हटा देना चाहिए। भारत विकास इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसके साथ बिहार है। उसकी मानसिकता वैसी है, बिहार के इतिहास उसको नहीं पता है। बोली, खैर उसको जॉब से निकाल दिया गया। टीचर है, यहीं पे शायद लगता है जहानाबाद में थी। ठीक, ऐसा ऐसा गाली समझ में ना रखे, उसको टीचर बनाया को। हमको तो गुस्सा उस्सा आया, लेकिन अब हम का करे, ओकरा पे वो कौन मुंह लगावे जाए ओकरा से? ओकरा इतना समझ रहता तो उसको बोलने का जरूरत था। मतलब वो ना तो ठीक से इतिहास पढ़ी है, ना ठीक से वो राजनीति पढ़ी है, ना ठीक से इकोनॉमिक्स पढ़ी, यही कह सकते हैं, ना भूगोल पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी है। नहीं तो अगर कोई एक सब्जेक्ट भी बढ़िया से इतिहास भी पढ़ लेती तब बिहार के इतिहास उसको पता था कि बिहार कौन है, क्या है। राजनीति पढ़ लेती तब पता होता कि बिहार के राजनीति में क्या भूमिका होता है। कोई सब्जेक्ट हम पता ना कहाँ पढ़ाती है, कहाँ करती है, छोड़ो, ओकर बात खत्म करो। हमारा बड़ा गुस्सा आता है वो। 2 दिन तो इतना हम गुस्सा में रहे ना, फिर कहीं मन किया कि हम कुछ बोले, वीडियो बनाए, लेकिन हमसे भी कई सारे नॉलेजेबल लोग हैं जो हमसे बेहतर इन सब चीजों की जानकारी रखते हैं, और वो लोग बना चुके हैं, जवाब दे चुके हैं, और उसको भी जॉब से निकाला जा चुका है। लेकिन फिर भी
अब बिहारी मान लो कि हो सकता है जहां पे वो थी वहां पे हो सकता है, मान लेते एक क्षण के लिए कि वहां पे कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार किया होगा या वहां के जो माहौल है उससे उसको कुछ बुरा लगा होगा, तो उस जगह के कारण पूरा बिहार तो खराब ना हो जाएगा। वो लड़की गाली दी पूरे बिहार को, तो हम क्या कहेंगे कि पूरा पश्चिम बंगाल खराब है? इसमें बंगाल के क्या गलती होगा? पश्चिम बंगाल की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। उसकी मानसिकता न वैसी है कि वो पूरे बिहार को गाली दे रही है। तो उसी प्रकार हो सकता है कुछ क्षण के लिए मान लेते तो उस जगह को ना बोले कि पूरे बिहार को करे। बिहार से कौन है, किसका कैसा संबंध है, तू जान रही है बिहार से कौन निकल रहा है? तुमको पता है कुछ? बिहार के इतिहास कुछ जानती है? जानवे नहीं करती। अब हमारा चैप्टर खत्म करना है, ठीक ना, ओकरा नहीं बोलना है, ठीक। ऐसे सीबीएसई बोर्ड होते ही बस उतने वो बुद्धि है। आ रहा है अंदर से खीस बढ़ रहा है, बात याद आ गया हमको था, लेकिन हम ना बोलेंगे, हम मुंह अपन बंद रखेंगे। हम अभी उतना न हुए कि इस सब मुद्दा पर हम बात कर लें, ठीक। पहले चीज को समझे बेहतर से तब ना। बाकी लोग बोल चुके हैं। अब देखो, तो यहाँ पे लोगों को दूर दुराया जाता है। देखो यहाँ पे कैसे किया जाता है, तुमको विभेद कैसे होता है, टकराव वगैरह वगैरह, ठीक। कैसे लोकतंत्र इससे प्रभावित होती है। यहाँ के लोग जाके वहां काम कर रहे हैं तो वहां के तो अर्थव्यवस्था सुधर रहा है, ठीक। ये लोग वहां पे जाके कौन सा काम करते हैं? बड़का धन सेठ थोड़े बनते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, लेबर मजदूर वाला काम करते हैं, साफ सफाई वाला काम करते हैं। और ये जो जितने भी छोटे मोटे काम हो कौन संभाले हुए हैं? ये इधर से जो लोग जाते हैं। लेकिन और वहां के लोग उसको क्या करते हैं? दूर दुराते, मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ठीक। जबकि यही गरीब उत्तर भारतीय लोग मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करता ही है, साथ ही वो क्या करता है, वहां के मूल निवासियों की अलग अलग तरीकों में अपनी सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। जो भी छोटा मोटा काम है उसको संस्था में कौन दे रहा है? अगर सब बिहारी यूपी अगर महाराष्ट्र से भारत आ जाए, अपने राज्य में आ जाए, तो आप लोग तो शौकीन आदमी है, सफेद पोशी कपड़ा में रहे वाला व्यक्ति अमीर, तो आपको गाड़ी कौन चलाएगा? आपको खाना कौन बनाएगा? आपका कपड़ा कौन धोएगा? आपको कौन गली नली साफ करेगा? यही लोग जा करके छोटे मोटे रोजगार करके अपना जीवन यापन तो कर रहे, ठीक है, लेकिन उसको वो समझ में नहीं आ रहा है कि तोरा जितना भी छोटा छोटा सुविधा है वो भी वही पूर्ति कर रहा है। अगर वो हट गया तो तुम्हारी वो सुविधाएं जो भी मिले वो पूर्ति नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये चीज किया जाता है। यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई भी सभी भारतीयों का हुआ, उस सिद्धांत के अनुसार जो नियम है कि भारत सभी का है, कोई भी कहीं आ जा सकता है, तो मुंबई भी उसका हो गया, ठीक। तो मुंबई भी है, कोई भी वहां पे आ जा सकता है। मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम है, कई सारे ऐसे उद्योग फैक्ट्री बहुत सारी चीजें हैं मुंबई में जो भारत सरकार लगाई है। और जब भारत सरकार लगाई है तो उस पर पूरे भारत का अधिकार है। मान लो महाराष्ट्र की सरकार लगाती है तो उस पर सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का अधिकार है। यहाँ पे बिहार सरकार कुछ फैक्ट्रियां लगवाती है तो वो तो बिहार के लोगों का है, बिहार के टैक्स से, बिहार के लोगों के योगदान से वो बना, ठीक है। लेकिन अगर भारत सरकार यहाँ पे लगा रही है तो वो तो पूरे भारत के लोगों का टैक्स लगा हुआ है, पूरे भारत के लोगों का योगदान है, तो पूरे भारत के लोगों का होगा, ठीक। तो वैसे ही मुंबई में कई सारे ऐसे उपक्रम लगाए गए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें तो सबके कमाई लगा हुआ है, तो पूरे भारत के लोगों का हुआ, कोई भी उसमें काम कर सकता है। लेकिन कई सारी उसमें समस्याएं आती हैं, दुविधाएं आती हैं, टकराव होता है, ठीक। बिहारियों के साथ हमेशा मारपीट भी किया जाता है। अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है, यहां से एक लाइन याद रखना। देखो, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे पिछड़े राज्य बैंक में पैसा जमा करते हैं, 1-2 रुपया करके हम बैंक में जमा कर रहे हैं ना, बैंक का पैसा अपने पास रखती है, क्या करती है, वो बड़े बड़े व्यापारियों को अपना पैसा देती है, ठीक। ये बड़े बड़े व्यापारी कौन है? मान लो मुंबई के जो बड़े बड़े सफेद पोश व्यापारी लोग हैं, वही वो पैसा लेते हैं लोन पर। किसका पैसा लोन पर आप लिए हुए हैं? मेरा ही है ना, हम जमा किए तो ना। हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, व्यापारी नहीं है बड़ा बड़ा, तो बैंक मेरा पैसा क्या कर रहा है? आप लोगों को दे रहा है। एक तरह से देखा जाए तो आप तो मेरे ही पैसा से जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो भी फैक्ट्री उद्योग आप लगा रहे हो किसके पैसा से? हम बैंक को दिए थे, बैंक से आप लिए हैं। तो इनडायरेक्टली देखो तो पैसा भी तो बिहारियों का और जो यूपी या जो भी अदर स्टेट है उसी का है, ठीक। तो वहां पे ऋण के रूप में उसको दिया जाता है और उसके वजह से वो
वहां पे काम करता है और इसी की वजह से मुंबई आज भारत की क्या है। ये बात आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में भी आएगा, पॉलिटिक्स में भी आ गया, तो मुंबई को भारत के वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक, लेकिन पीछे के कुछ यहाँ पे इतिहास बताया गया है कि कुछ राजनेताओं ने अपने राजनीतिक अपेक्षा के लिए, यानी अपने राजनीतिक चीजों के पूर्ति के लिए, राजनीति करने के लिए, सरकार में आने के लिए, कुछ राजनेताओं ने इस चीज को तोड़ने का प्रयास किया। ये जो विभिन्नता के साथ भी चल रहा था कि अदर स्टेट के लोग भी जाके मुंबई में काम कर रहे थे और काम चल रहा था, लोग बेहतर से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे सत्ता में भी आना था और उनके पास कुछ चाहिए मुद्दा, कैसे लोगों को हम अपनी ओर खींचे। अब मुद्दा मिल गया उनको कि ये बिहारी है तो मराठी है, और इस बात पे किया जाएगा वहां पे मारपीट, कई सारे चीज। तो देखो, तो मराठी के नाम पर उनकी भावनाओं को भड़काया गया, मराठियों को, और जो भी इधर के हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग गए हुए थे, यूपी बिहार के जो भी लोग गए थे, उनके साथ क्या किया गया, मारपीट किया गया, बेरहमी से पीटा गया और उनको मुंबई छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कई सारे लोगों की इस मारपीट में मृत्यु भी हो गई। ऐसी घटनाएं कई बार घट चुकी है। कई बार अलग स्टेट में दूसरे स्टेट वाले को पीटा जाता है, मारा जाता है, तो ये व्यवहार किया गया है। ठीक, जो कि हम लोग देखें तो ये लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए। ये चीज लोकतंत्र को प्रभावित करेगा गलत तरीके से, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत है समानता, और यहाँ पे क्या हो गया, असमानता हो रहा है। भाषा के नाम पर क्या किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। यहाँ पे जो टकराव है, पूछ दिया जाए कि अगर मुंबई में किसी बिहारी को पीटा जाता है तो किस वजह से, तो इसमें दो वजह है। एक है क्षेत्रवाद कि हम मराठी हैं और तू बिहारी है, तो क्षेत्र के आधार पर, और दूसरा है भाषा, क्योंकि बिहारी का भाषा हिंदी है और उन लोगों का भाषा मराठी है। तो दो वजह है, एक भाषा और एक क्षेत्र, तो इसके कारण ये हो रहा है। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? ठीक, ये लोकतंत्र के लिए सही है? गलत चीज है, इससे लोकतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार और देखो, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में कई सारे बिहारी यहाँ से मैसूर यानी कर्नाटक में गए थे, वहां भी छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। असम में गए हैं, वहां भी बिहारियों की हत्या की गई है। तो हर जगह क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, मारपीट हो रहा है। और भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब पूरे भारत को एक साथ जोड़ के चलना है, तो ये तो लोकतंत्र को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि हिंसा कृत्यों में शिकार होने वाले की पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, न कि जाति, धर्म या संप्रदाय। हम लोग अपने राज्य में देखो, ये टकराव हर जगह है। अपने राज्य में हम लड़ते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और वही संप्रदाय या धर्म को इसके बात है, जाति धर्म के नाम पर कि हम इस जाति के, तुम उस जाति के हो, ये टकराव चल रहा है। ठीक, या धर्म के नाम पर चाहे। लेकिन जो महाराष्ट्र में घटनाएं घट रही है, जो मैसूर में हुई या जो असम में हुआ, वहां पे ये नहीं पूछा गया था कि आप किस जाति के हैं और किस धर्म के हैं और कौन से भाषा है। वहां बस देखा गया आप बिहारी हैं, बस। क्योंकि जैसे जैसे हम बताएं तुम लोगों की, जैसे जैसे हम अपने क्षेत्र से दूर जाते हैं, वो क्षेत्र ही हमारा क्या बन जाता है, पहचान। अभी तुम्हारा गांव पहचान है। ठीक, क्या चीज खराब है, रुक जाओ ना, उस पे आते हैं बताते हैं बढ़िया से। पहले समझो पहचान। अभी तुम यहाँ पे हो तो गांव पहचान है, पटना जाएगी नवतुर पहचान हो जाएगा। ठीक, किसी और जिले में जाएगी तो तुम्हारा जिला पहचान बन जाएगा, किसी और राज्य में जाएगी तुम्हारा राज्य तुम्हारा पहचान बन जाएगा, और किसी दूसरे देश में जाएगी तो वहां पे तुम्हारा देश पहचान बन जाता है। ठीक, तो इसलिए एक चीज याद रखना, कभी भी कहीं भी जाना तो एक बात याद रखना कि तू जो भी करने वाला है, अभी यहाँ पे तू गलत करो या सही करो, नाम तुम्हारे गांव का खराब होगा। फलना गांव के लड़का या लड़की अच्छा काम किया, अच्छी बातें होंगी, खराब काम किया था, खराब काम होंगे। आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो आपका बदनामी नहीं, उसमें आप पूरे अपने राज्य को लेकर घूम रहे हैं, वो राज्य आपकी पहचान है। वो अब आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप अपने राज्य का नाम अच्छा करेंगे कि खराब करेंगे।
क्योंकि देखो, एक लड़की की वजह से बंगाल के लेकर के लोगों के मन में द्वेष आएगा, ये आपसे क्या होगा, टकराव ही ना होगा। कोई एक लड़की बिहार को गाली दे रहा है तो पूरे बिहार को बंगाल से लगाव होगा कि उसके प्रति मन में नफरत होगा। क्या पूरे बंगालियों का इसमें गलती है? उन सब लोग तो ने बोला एक लड़की, लेकिन आएगा तो मन में, ठीक। अब उसमें मान लो कोई बंगाली, कोई अब अमीर व्यक्ति तो यहाँ पे आता नहीं, अमीर व्यक्ति तो आप पकड़ भी नहीं सकते हैं, गरीब ही पिटा जाता है हमेशा। कोई गरीब मजदूर बेचारा यहाँ भी तो आके काम करता है बंगाली, तो उसको कहेगा कि अरे तोरे राज्य वाला गाड़ी बक्का था ना, वो लड़किया, पीट देगा उसको। उसकी क्या गलती थी इसमें? सबकी अपनी अपनी मानसिकता थी। इस तरह की कई सारी घटनाएं होती है। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि हम अलग अलग राज्य में जब जा रहे हैं तो हम अपने पूरे राज्य को अपने साथ लेके घूम रहे हैं, पहचान को। तो हमारे ऊपर ये दायित्व होता है कि मेरे वजह से मेरे राज्य का, मेरे देश का, मेरे जिला, मेरे क्षेत्र का नाम बदनाम ना हो, बल्कि उसको और बेहतर बनाए। कोई विदेशी हमारे राज्य में आया घूमने, हमारे देश में आया घूमने, उसके साथ गलत व्यवहार कर दिए, इससे पूरे भारत की बदनामी होगा। वो व्यक्ति उस एक व्यक्ति के आधार पर ये जज करेगा कि भारत के लोग अच्छे नहीं होते हैं, भारत खराब देश है। और एक व्यक्ति अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है तो जा करके अपने देश में यही बोलेगा कि भारत बहुत बेहतर देश है, वहां के लोग बहुत बेहतर हैं। इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ये हमारी जिम्मेवारी होती है। अब तुम्हारा सवाल था कि क्या बिहारी खराब होते हैं? इन सब चीजों को समझने के लिए तुमको और गहराई के अध्ययन की चीज है। अगर हम इस पे बात करने लगेंगे तो हम भटक जाएंगे। कोई भी चीज इतने याद रखना कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति ना तो पूरे तरह से अच्छा होता है, ना पूरे तरह से वो खराब होता है, वो अच्छे और बुरे का मिश्रण होता है, ठीक। सभी बिहारी नहीं तो बुरे हैं और नहीं तो सभी बिहारी अच्छे हैं। कुछ बिहारी ऐसे भी हैं जिनके वजह से बिहार बदनाम होता है, और कुछ बिहारी ऐसे भी हैं जिनके वजह से बिहार को उनपे गर्व होता है। तो ये एक मिश्रण है। ये बताना कि क्या बिहार के लोग अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, ये संभव नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं क्या है। वो तुम्हारे व्यवहार पे डिपेंड करता है कि तू कैसे व्यवहार कर रही है। हम अगर जाकर के दूसरे राज्य में अच्छा व्यवहार किए तो बिहार अच्छा है, अगर हम खराब व्यवहार कर दिए तो बिहार खराब है, बिहार के लोग खराब हैं। तो हमारे दायित्व में है, हम बताएंगे, वो तुमको बताना है, तुमको ये बनाना है कि हमारा बिहार अच्छा है कि खराब है, उसके लिए तुम बनो। अगर तुम अच्छा, ऐसे कई सारी घटनाएं और भी है जिनके वजह से वहां के लोगों को मारा पीटा गया था, जो किताबी चीज नहीं, किताब के पीछे की भी कहानी है। बिहारी की एगो गलती है जो वो करता है, और ये हम अपने ग्रुप के जो भी दोस्त वगैरह है उन सबके सोर्स के आधार पे हम बोल रहे हैं। ये लोग की आदत है, जिसे मान लो मैसूर के घटना है, बिहारी की आदत क्या है, इधर से जाएगा परीक्षा देने तक तो ठीक है, उधर से आता है तो लतखोरी करते ही आता है, शीशा फोड़ देगा, बाथरूम तोड़ देगा, ट्रेन के स्टेशन पे हल्ला करेगा। तो आपके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? वो तो हल्ला करके, मारपीट करके, तोड़ फोड़ करके चला आया आपस। ये करने से पहले ये नहीं सोचा कि कई सारी बिहारी हैं जो यहीं पे रह रहे हैं और अपना जीवन चला रहे हैं, उनके लिए खतरा बढ़ा देता है, पिटाता है फिर वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि पूरे तरह से खाली मैसूर के लोगों की गलती है कि वो मारते हैं, गलती हमारी भी रहती है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार को तो उस बात को थोड़े बताया जाएगा, ठीक। और ऐसा नहीं है कि बिहार में लोगों को नहीं पीटा जाता है, अदर राज्य वाला आते हैं बिहार में तो हम भी उसको पीटते हैं। तो जब आप उसको पीट रहे तो वो भी तो आपको पीटेगा। ताली कभी एक हाथ से थोड़े बजता है, कहना कि चुटकी तो बजता है, तो चुटकी में भी 2 उंगली की आवश्यकता होती है, एक उंगली से चुटकी नहीं बजता है, 2 चाहिए, ठीक ना। तो ये एक अलग चीज है, मुद्दा है। मैया आगे और पढ़ेगी और राजनीति को समझेगी, कुछ बाहरी सोर्स देखेगी, तब समझ में आएगा कि बिहारी के जो पीटा जा रहा है इसमें कहां तक सही है, कहां तक गलत है। ऐसे किसी भी राज्य के लोगों को पीटना सही तो है नहीं, लेकिन कई सारी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसकी वजह से उनको भी पीटना पड़ता है। आप जा रहे हैं, आप गए अपना काम करे तो काम कीजिए, आप गए वहां पे किसी लड़की से छेड़खानी कीजिएगा तो वहां के लोगों को तो लगेगा कि बिहारी सब आते हैं छेड़खानी करता है, या हमारे स्टेट में आकर के किसी और स्टेट के व्यक्ति छेड़खानी करे तो हम क्या कहेंगे कि वहां के कोई व्यक्ति को यहाँ नहीं आने देना है, सब यहाँ पे आकर के छेड़खानी करता है, कहेंगे ना। इसको अपने गांव से ही छोटे से ले लो कि हम वो अपने दूसरे गांव से आते हैं यहाँ हम पढ़ाने, हम यहाँ पे छेड़खानी करें,
10 लोग आया हमारे गांव के यहाँ छेड़खानी करने, तो क्या इस गांव में यहाँ पे हमारे गांव के लोगों को आने दिया जाएगा? क्या किया जाएगा? पहले ही गांव के नाम से उसको क्या कर दिया जाएगा? पीटा जाएगा कि तुम्हारे गांव के लोग ये सब करता है आके, ठीक? या यहाँ के गांव के लोग हमारे गांव में जाके करे, तो जो भी यहाँ के जाएगा, अच्छा भी व्यक्ति जाएगा तो उसको हम पीट देंगे। तो गांव के लोग खराब है तो तू खराब है। तो ये तुम्हारे ऊपर दायित्व है कि तू अपने बिहार को बेहतर बनाएगी कि खराब बनाएगी। बिहार ना तो बेहतर है ना तो खराब है, ये डिपेंड कर रहा है कि वहां के लोग किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। समझ गए? अच्छा व्यवहार करो। दूसरे शब्द में देखो, मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। पूछा जाए कि क्यों हुआ? ये सवाल बन सकता है कि मुंबई में मैसूर में जो हिंसात्मक घटनाएं घटी उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है क्षेत्रीय विभाजन या क्षेत्रवाद कहो, कि ये मेरा क्षेत्र है तू दूसरे क्षेत्र वाला कैसे आ गया। ठीक, हमको एक घटना पढ़ना है खाली, यहाँ पे उसके पीछे की चीज नहीं जानना कि अच्छा है खराब है। हमको पढ़ना है कि इस आधार पर कैसे लोकतंत्र प्रभावित होता है, हमको ये सिर्फ देखना है। ठीक, निश्चित रूप से ये सभी चीज जो है वो लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। अगर ये विचारधारा पूरे 28 राज्य में आ जाए तो क्या भारत में जो एकता है वो कायम रह पाएगा? क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। भारत जो एक होके चलते आ रहा है उसमें क्या हो जाएगा? विभाजन आ जाएगा। तो ये चीज क्या कर देगा? लोकतंत्र को प्रभावित। जो लोकतंत्र में समानता की बात होती है, जो उसका सिद्धांत है, वो क्या हो जाएगा? उसके खिलाफ जा रहा है। तो देख रहे हैं कैसे कोई भी विभेद विभाजन कैसे लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। ठीक, लोकतंत्र को खतरे में ला देता है। ठीक, हमने के संविधान में अधिकार दिया गया है कि किसी भी जगह पे हम लोगों को निवास स्थान बनाने का, वहां पे रहने का, वहां पे रोजगार करने का, इन सब की आजादी है। और जब क्षेत्र के आधार पर उनके साथ ये सारे व्यवहार किए जाते हैं किसी भी स्टेट के व्यक्ति के साथ दूसरे स्टेट में, खाली ये नहीं कि बिहारियों को ही मुंबई में, कोई भी दूसरे स्टेट के व्यक्ति को किसी दूसरे स्टेट में किया जाता है, ए स्टेट को बी स्टेट में, तो समझ जाओ कि वहां पे ये हमारे लोकतंत्र के, हमारे संविधान के नियम के विरुद्ध है ये चीज। ठीक, परंतु तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता है। हमको सत्ता में आना है, हम यहाँ पे हैं, बिहारी हैं, बंगाली को मार दिया मान लो, या मराठी को हम पीट दिए यहाँ के लोग। अब सरकार को तो लोकतंत्र के नियम के अनुसार इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन मान लो कि अगर सरकार विरोध किया तो अगला बार क्या उसकी सरकार बन पाएगी? तो खुल के उसका विरोध भी नहीं कर पाता है। वो और ना होगा तो वो सत्ता प्राप्त करने के लिए उस भावना को और क्या करेगा? भड़काएगा और तुमको अपना वोट बैंक बनाएगा। अगर तू शिक्षित है तो तुमको समझ में आएगा कि अगर हमको अपने भारत को विकसित करना है तो यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करना होगा, चाहे फिर वो मराठी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मैसूर के हो, चाहे असम के हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, वो भारत के नागरिक है। जब वो विकसित करेगा तब हमारा देश विकसित करेगा। ठीक, लेकिन हम लोगों को यही किया जाता है, इस आधार पर हम लोगों को क्या किया जाएगा? विरोध नहीं हो पाता है। इस तरह की घटनाएं घटती है, इसमें और जो भी नेता है वो इसमें और क्या कर देता है? सपोर्ट कर देता है। ठीक, और इसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? लोकतंत्र के जो सिद्धांत और व्यवहार हैं वो इससे क्या होता है? प्रभावित होता है। ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। ये सारी घटनाएं इससे घट जाती है। क्लास हाली खत्म न हो रही। जैसे देखो, एक हम लोग यहाँ पे दूसरे देश का केस पढ़ते हैं। देखो, मेक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप नस्ल आधारित था। मेक्सिको में एक ओलंपिक हो रहा था, गेम हो रहा था। ठीक, और वहां पे भी इस तरह के घटना देखने को मिला जो पूरे तरह से आधारित था किस पे? नस्ल पर, यानी रंग भेद की नीति वाला पर। होता क्या है घटना में? देखो, यहाँ सवाल कई बार बनता है। बेल्जियम एक देश है, वहां पे 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% हिस्सा बेलोनिया क्षेत्र में रहता है और फ्रेंच बोलता है। इसकी राजधानी, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, और वहां के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब ये घटना तो कर रहा होगा माथा में पर की क्या है, न समझ में आ रहा है? ओके, ये देखो, ये तुमको देश है जिसका नाम है बेल्जियम। ठीक, इसको बढ़िया से समझो बउआ, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है।
ठीक, ये बेल्जियम है। यहाँ पे एक है तुमको ये, एक है तुमको ये। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे देखो दो राज्य, दोनों राज्यों को समझना। एक किधर गया तुमको, किधर गया देखो। एक है फ्लेमिश, जहां पे कितना प्रतिशत लोग रह रहा है, 59%। अब यहाँ समझो, ये है तुमको फ्लेमिश, और यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, 59%। ठीक, फिर दूसरा देखो, आराम से एकदम समझो। दूसरा कौन है, बेलोनिया। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 40% लोग। तो यहाँ पे हम कर दिए 40% लोग। ठीक, तो कितना हुआ, 40 59 कितना हो गया, 99 हुआ ना। 1% बच गया, वो 1% है तुमको यहाँ मान लो, कहा, ब्रुसेल्स। ये पूरा है तुमको बेल्जियम। अब बेल्जियम के 3 क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, एक फ्लेमिश पढ़ रहे हैं, एक बेलोनिया पढ़ रहे हैं, और एक जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्लू कलर का, उसको पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पूरे देश के जनसंख्या का 59% कहाँ है, यहाँ पे, और बोलता क्या है, देखो यहाँ पर 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में, और क्या बोल रहा है, डच भाषा बोल रहा है। यहाँ के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, डच। यहाँ के लोग फ्रेंच हो गया। और एक है राजधानी। राजधानी में देखो लोग क्या करते हैं, राजधानी में तुमको 20% हो गया, 80% होगा, किधर गया, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ पे इसमें अगर यहाँ 100 व्यक्ति है तो 100 में से कितने व्यक्ति फ्रेंच बोलने वाले हैं, 100 में से कितना व्यक्ति फ्रेंच बोलता है, 80 गो। यहाँ पे 100 में से 80 व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा है। इसको बढ़िया समझना होता क्या है इसमें कहानी में, 80% लोग बोल रहे हैं। अब ये 80-85% में गड़बड़ाएगा कि यहाँ 59 हो गया। ये देखो पूरे देश के जनसंख्या में ले लो तो 100 में से 59 व्यक्ति कहाँ रह रहा है, फ्लेमिश में, और क्या बोल रहा है, डच भाषा। और बाकी बचा 40 व्यक्ति, वो कहाँ रह रहा है, यहाँ। ठीक, लेकिन अब तू नहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि एक व्यक्ति को कैसे समझाता। अब इसको कर दो तुम, क्या चाहिए, 1000 को ले लो, 100 की जगह कितना कर देते हैं, 1000। आप समझो 1000 जनसंख्या है, उसमें से इतना व्यक्ति क्या बोल रहा है, इतना व्यक्ति मतलब 590 व्यक्ति कहाँ रह रहा है, 590 को जो व्यक्ति है वो कहाँ रह रहा है, फ्लेमिश में, और क्या बोल रहा है, तो 1000 में से 590 व्यक्ति यहाँ पे डच भाषा बोल रहा है। 400 व्यक्ति कहाँ रह रहा है, इस इलाके में, यहाँ पे, और क्या बोल रहा है, वो फ्रेंच बोल रहा है। फिर भी अभी कितना बच गया, 10 व्यक्ति। तो 10 व्यक्ति कहाँ है, इस इलाके में, और यहाँ पे जो 10 व्यक्ति है ना, उसमें से 8 व्यक्ति बोलता है फ्रेंच भाषा। यहाँ के 10 व्यक्ति में से, इस ब्लू वाले एरिया में 10 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति क्या बोल रहा है, अब 2 व्यक्ति डच। अब देखो कहानी को समझो, सबसे ज्यादा यहाँ बोलने वाला लोग डच न है, 590 गो, और 2 गो ई में, 2 में है ना, 1000 में से 590 गो डच यहाँ, और 2 गो यहाँ, तो टोटल क्या हो गया, 592 नहीं हुआ, तो 2 तो 90, 2 कितना होता है, 91। तो यहाँ पे पूरे तरह से पूरे अगर इस देश में देखो तो डच भाषा बोलने वाले कितने व्यक्ति, 1000 पर 592 गो। ठीक, और फ्रेंच बोलने वाले कितना हो जाएंगे, तो 400, ये 8 गो यहाँ से, 408 गो। फिर भी ज्यादा संख्या किसका है, फ्रेंच बोलने वाले को। तो यहाँ पे तो फ्रेंच बोलने वाला का बोलबाला है, यहाँ पे किस, डच बोलने वाला नहीं, हम लोग कंफ्यूज करता है। ज्यादा जनसंख्या किसका है, डच बोलने वाले को। तो इस इलाके में ना डच बोलने वाले की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे किसका ज्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले को। भले जनसंख्या कम है, लेकिन जितना जनसंख्या में ज्यादातर कैसे बोलता है, सब फ्रेंच बोल रहा है। 8 व्यक्ति यहाँ फ्रेंच बोल रहा है, 2 व्यक्ति डच बोल रहा है। अब पूरे देश में देखो तो सबसे ज्यादा कुछ बोल रहा है, डच भाषा वाला है, फ्रेंच वाला कम है। ये चीज नहीं है, आप समझो इसको। बेल्जियम एक ऐसा देश जहां पे भाषा को लेकर के आपसी टकराव हुआ। बस हम लोग को यही पढ़ना है कि यहाँ पे 2 जगह है, 2 भाषा है, एक डच बोलता है और एक फ्रेंच बोलता है। ठीक, और इस कारण से यहाँ पे
भाषा को लेकर के टकराव चलते रहता है। ठीक, हमको लग रहा है कुछ छोड़ रहे हैं का। डच फ्रेंच, रुक जा वो कब ना आया हो, बात हुआ ओलंपिक के ही किन्ने से आ गया आए। ओलंपिक वाला में बेल्जियम कहां से गया, वही तो हम सोच रहे हैं, छुट्टल है का। हम खेल रहे थे ओलंपिक, वो अभी तक आया नहीं। देखो ओलंपिक एक गेम है जहां पे एक टॉमी स्मिथ नाम के और एक और व्यक्ति है, उसका नाम थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे है कि आगे है, कल देखेंगे उसको, अगर छूटा होगा तो कल हम उसके बारे में तुमको बता देंगे, क्या वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो एक घटना है तो उसको भी हम साइड रखते हैं, शायद वो आगे दिले होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मुख्य रूप से दो भाषा चल रहा है, एक डच भाषा एक फ्रेंच भाषा, और इस भाषा को लेकर के वहां पे टकराव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं भले संख्या में कम है, 1000 पर कितना निकाले, 408 व्यक्ति हैं जो फ्रेंच बोल रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति कैसी है, बेहतर है, समृद्ध है, अमीरी वाला है। ठीक, और डच भाषी लोग बोलने वाले कितने निकले, 592 को 1000 में से कितना निकला, 592, और 592 लोगों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। तो सीधी सी बात है, फ्रेंच भाषी वाले अमीर हैं, डच भाषी वाले गरीब हैं, तो अमीर तो गरीब पर दबाव डालेगा ही, और इस बात को लेकर के वहां पे टकराव तो होगा ही। लेकिन टकराव किस बात को लेकर होता है, जैसे हमारे यहाँ जाति धर्म पे होता है ना, वहां पे किस चीज को लेकर के हुआ, भाषा को लेकर के हुआ। ठीक, दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ा, और यहाँ पे इस चीज का असर देखने को मिला राजधानी ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा। क्यों देखने को मिला, क्योंकि जहां पे उसका संख्या कम है, अगर देखो उसको तो ब्रुसेल्स में यहाँ पे क्या बताएं, जिसका यहाँ पे पूरे देश में जनसंख्या कम है, राजधानी में उसका संख्या ज्यादा है, और जेकरा पूरे देश में जनसंख्या ज्यादा है उसका जनसंख्या राजधानी में कम है। ऊपर से ये लोग गरीब है, ये लोग अमीर है, कम बोले वाला अमीर है, तो ये लोग इस पे क्या करेगा, दबाव डालेगा, और इसके वजह से इन दोनों के बीच क्या होगा, टकराव होगा। ठीक, देखो हम बोल रहे हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देखो क्या होल है, को लग रहा है ये पूरा कहानी फिर से यहाँ लिखा है, दिख रहा है। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, कि तीखा अनुभव यहाँ पे दिखाई पड़ता है, वही बतवा यहाँ ओला पीछे लिखा है। छोड़ो आगे देखो, खत्म होगा जो बड़ा लंबा है, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। यही द्वंद्ववाद लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया। वहां पे जब ये टकराव होता है ना, तो बेल्जियम में भाषा को लेकर के टकराव हो जाता है लोगों के बीच, और ऐसा लगता है कि अब भाषा के आधार पर बेल्जियम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन वहां के सरकार इस स्थिति को क्या किया, समझा, और वहां की शक्तियां देश के 2 इलाके क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित कर दिया। केंद्र सरकार ने क्या किया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। टकराव इसी बात को लेकर के है ना, कि हमको जो भी चाहिए उस तरह की चीजें नहीं मिल पा रही है, भाषा के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो क्या कर दिया, अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकार में संपूर्ण किया गया। यानी राज्य के सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, वहां राज्य के सरकार अपना स्वतंत्र है दोनों, और केंद्र के सरकार अपना है। तो इस तरह से इसको क्या कर दिया गया, शक्तियों को बंटवारा करके उनकी जो आवश्यकताएं थी, जो मांग थी, वो क्या कर दिया गया, पूर्ति कर दिया गया। और जो बेल्जियम टूटने पाया हुआ था उसको टूटने से क्या किया गया, बचा लिया गया। तो लोकतंत्र वहां पे तो स्थापित रह चुका। ठीक, दोनों समुदाय के लोगों को प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकार है, फिर इन दोनों के देखो, एक राज्य में अपना अलग अलग सरकार है, अब ब्रुसेल्स में फिर इसका एक अलग सरकार है जो कि वहां की राजधानी है। ठीक, संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपने सरकार की चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते हैं। डच भाषा वाला अपना सरकार बनाता है, वहां फ्रेंच भाषा वाला अपना बनाता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां पे जर्मनी बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं, तो उनका एक अपना सरकार बनता है। अब टकराव के समस्या खत्म, तू अपना समझो, तुम अपना समझो, अपना अपन भाषा वाला के क्या आवश्यकता है तुम देखो। ठीक, तो बेल्जियम की जो लड़ाई देखें,
तो बेल्जियम के जो देखें तो बिना स्कूल के, तो वहां का जो सामाजिक विभाजन है, वहां पे न तो जाति था, न धर्म था, न क्षेत्र था, वहां पे कौन सा चीज था? भाषा। वहां पे जो टकराव हुआ वो किसके वजह से हुआ? भाषा के। और एक है तुमको यहाँ पे श्रीलंका में सामाजिक विभाजन जो क्षेत्रीय सामाजिक दोनों स्तर पर है, वहां पे हम क्षेत्र के आधार पे भी देखेंगे, भाषा के आधार पे भी देखने को मिलेगा। तो वो हम लोग अब कल देखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक। और वो पेज तुमको छूटा है, क्योंकि भारत के कहानी आ गया, कल वो पेज भी हम तुमको बता देंगे, ठीक ना। छूट गया उसको, टॉमी स्मिथ वाला पेज। उसमें वही होता है ना कि 3 गो खिलाड़ी के नाम है, जेकरा में 2 गो अमेरिकन खिलाड़ी है जो काला है, ठीक। और वहां पे रंग भेद के कारण वहां की राजनीति बहुत प्रभावित होता है अमेरिका में, तो उसी के खिलाफ वहां पे विरोध करता है। कि ऑस्ट्रेलिया के भी धावक है जो उसमें उसका सपोर्ट करता है। तो एक पूरा घटना बचा हुआ था, कल वो घटना पहले हम पढ़ेंगे, छूट गया है। तब हम उसको पढ़ के, फिर भारत वाला के पढ़ के, श्रीलंका वाला पढ़ के, बेल्जियम के तो पढ़ चुके हैं, और पढ़ के फिर देखेंगे कि तीनों के अलग अलग मुद्दा था, अलग अलग के कारण यहाँ पे सामाजिक विभाजन हुआ, विभेद हुआ, टकराव हुआ। और सरकार जब उसको माना तो उसका क्या फल हुआ, जो सरकार नहीं माना उसका क्या फल हुआ, क्या रिजल्ट आया उसका, उन चीजों को हम समझेंगे, ठीक।